डरो मत दोस्तों, मैं फिर से अपने भाइयों के साथ लौट आया हूँ। आज हम एक और क्लासिक हॉरर फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यह कोई आम एडवेंचर नहीं है, ये वो खतरनाक खेल है जिसे करने की हिम्मत बड़े बड़े लोग भी नहीं जुटा पाते। एक इंसान पहले अपने शरीर को 1000 फीट गहरे अंधेरे गुफा में उतारता है, फिर लगभग 20 किलोमीटर लंबी पानी के नीचे की सुरंग को पार करता है और आखिर में समुद्र तक पहुँचने की कोशिश करता है। अब तक कोई भी जीव इस जगह तक नहीं पहुँच पाया जहाँ सूरज की रोशनी तक नहीं आती, लेकिन एक अरबपति इंसान ने ठान लिया कि वो इंसानी हदों को पार करेगा। 34 दिन हो चुके हैं, टीम अब भी गुफा के अंदर फंसी हुई है और उन्हें समुद्र तक जाने वाला रास्ता नहीं मिला। अब उस अमीर आदमी का सब्र जवाब दे चुका है। वो बार बार काम तेज करने का दबाव डालता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसकी एक जिद किसी की जान ले लेगी। जंगल के बीचों बीच एक विशाल गुफा है जिसका नाम है ईसा अलारा। इसे दुनिया की सबसे बड़ी गुफाओं में गिना जाता है और लोग इसे गुफाओं की माँ भी कहते हैं। ऊपर से देखने पर ये सिर्फ एक गहरी अंधेरी खाई जैसी दिखती है, जैसे कोई अंतहीन अंधकार हो। इस जगह के बारे में सुनकर अमीर आदमी कार्ल एक्सपर्ट गोताखोर फ्रैंक की टीम को यहाँ लाता है ताकि इस रहस्यमयी जगह को खोजा जा सके। अब टीम जमीन के नीचे करीब 2 किलोमीटर तक पहुँच चुकी है और उनके सामने सिर्फ एक आखिरी सुरंग बची है जिसे डेविल्स आई कहा जाता है। कार्ल के दबाव में आकर फ्रैंक जूडी को साथ लेकर दोबारा पानी में उतरता है। नीचे का पानी इतना शांत और नीला है कि वो किसी कब्र जैसा लगता है। वहाँ सिर्फ सांसों की आवाज गूंजती है। दोनों तय रास्ते पर चलते हुए जल्दी ही एक ट्रांजिट पॉइंट तक पहुँच जाते हैं जहाँ वो नए उपकरण और ऑक्सीजन सिलेंडर लेते हैं और फिर गहराई में उतर जाते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं रास्ता और तंग होता जाता है। आखिर में फ्रैंक को एहसास होता है कि यहाँ पानी का बहाव तेज है, जिसका मतलब है कि आगे जरूर कोई रास्ता है। वो अपने उपकरणों को हाथ से धकेलते हुए उस संकरी सुरंग में घुस जाते हैं। ये कदम बेहद खतरनाक था क्योंकि अगर वो फंस जाते तो बचने का कोई रास्ता नहीं था और जैसा डर था वही हुआ। जूडी का उपकरण पत्थरों में फंस जाता है। लंबे समय तक काम करने की वजह से वो पहले ही थका हुआ था। घबराहट में वो अपना संतुलन खो देता है और जोर लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। किसी तरह दोनों उस सुरंग से बाहर निकल आते हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर आते हैं उनकी आंखें चमक उठती हैं। उनके सामने एक ऐसा पानी के नीचे का नजारा होता है जो किसी सपने जैसा लगता है। पानी इतना साफ जैसे कांच हो। ऐसा दृश्य शायद दुनिया में किसी ने पहले कभी नहीं देखा था और अब वो दोनों इस इतिहास के पहले गवाह बनने वाले थे। तभी फ्रैंक को ऊपर पानी की सतह दिखती है। इसका मतलब था कि ऊपर एक नई गुफा मौजूद है। दोनों के दिल में खुशी और उत्साह भर जाता है। जूडी कहता है कि पहले वापस जाकर आराम कर लेते हैं, फिर इस नई जगह को एक्सप्लोर करेंगे। फ्रैंक मान जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर जूडी की ऑक्सीजन पाइप पर पड़ती है जिसमें एक छोटी सी दरार होती है। वो उसे पकड़ने ही वाला होता है कि अचानक जूडी की हालत बिगड़ने लगती है। उसके मास्क में पानी घुसने लगता है और जो बैकअप ऑक्सीजन सिलेंडर उसने पहले फेंक दिया था वही अब उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। हालात बिगड़ते देख फ्रैंक अपना मास्क उतार देता है और दोनों बारी बारी से सांस लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये तरीका ज्यादा देर काम नहीं कर सकता था। जूडी भी समझ चुका था कि अब बचना मुश्किल है और वो मास्क को कसकर पकड़ लेता है, छोड़ने को तैयार नहीं होता। ये देखकर फ्रैंक एक बेहद कठिन फैसला लेता है और आखिरकार जूडी की जिंदगी वहीं खत्म हो जाती है। उसके साथ ही फ्रैंक को दोष नहीं देते क्योंकि उन्हें पता था कि जूडी की गलती के बाद उसका बचना नामुमकिन था। दूसरी तरफ कार्ल अपनी गर्लफ्रेंड और फ्रैंक के बेटे जोश के साथ नीचे पहुंचता है। स्क्रीन पर सब कुछ देखकर जोश गुस्से से भर जाता है। उसे लगता है कि उसके पिता ने ही जूडी को मार दिया, लेकिन बाकी लोग समझाते हैं कि ये एक मजबूरी थी। अगर वो वहां से नहीं निकलते तो दोनों की मौत तय थी। कुछ देर बाद फ्रैंक जूडी की लाश को लेकर वापस आता है और उसे सम्मान के साथ रखता है। इसके बाद पहली बार पिता और बेटे के बीच खुलकर बात होती है। जोश अपने पिता के काम से हमेशा नाराज रहा है। उसे लगता है कि कोई भी इस ठंडी अंधेरी गुफा की परवाह नहीं करता। वो ये भी नहीं समझ पाता कि आखिर इन खतरनाक जगहों को खोजने का मतलब क्या है। धीरे धीरे ये नाराजगी उनकी जिंदगी के हर हिस्से में फैल गई थी। एक बार उसके जन्मदिन पर फ्रैंक ने उसे जंगली सुअर का दांत गिफ्ट किया था जिसे उसने एक लैंप में बदल दिया था। फ्रैंक के लिए वो खास था, लेकिन जोश को वो बिल्कुल बेकार लगा। दोनों के बीच बहस चल ही रही होती है कि अचानक बाहर तेज तूफान शुरू हो जाता है। टीम बार बार संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन सिग्नल पूरी तरह खत्म हो चुका होता है। उधर फ्रैंक अपना काम खत्म करके बाहर निकलने का फैसला करता है। वो अपने साथी ल्यूक को कहता है कि वो जोश और बाकी लोगों को लेकर पहले निकल जाए क्योंकि कार्ल खुद गुफा में डाइव करना चाहता है, इसलिए फ्रैंक उसके साथ रुक जाता है। ल्यूक जैसे ही आगे बढ़ता है उसे ऊपर से तेज पानी की आवाज सुनाई देती है। उसे खतरे का एहसास हो जाता है और वो तेजी से आगे बढ़ता है। ट्रांजिट एरिया में पहुंचकर सभी लोग निकलने लगते हैं, लेकिन जोश रुककर रेडियो से संपर्क करने की कोशिश करता है। इस बार सिग्नल मिल जाता है और ऊपर से खबर मिलती है कि तूफान अब एक खतरनाक तूफान
में बदल चुका है। जोश तुरंत फैसला करता है कि उसे वापस जाकर सबको बताना होगा, लेकिन तभी अचानक बाढ़ का पानी गुफा में घुसने लगता है। सभी लोग रस्सियों से बंधे होने की वजह से बच जाते हैं, लेकिन जोश समझ जाता है कि अगर उसने जल्दी खबर नहीं दी तो उसके पिता की मौत तय है। उधर फ्रैंक भी खतरे को महसूस कर लेता है। गुफा की दीवारों से पानी रिसने लगता है और कुछ ही सेकंड में बाहर से तेज पानी अंदर घुसने लगता है। वो तुरंत ऊपर चढ़ता है और बाहर निकलने की तैयारी करता है। तभी वो देखता है कि जोश और ल्यूक वापस आ चुके हैं। जोश उसे बताता है कि पूरी गुफा पानी से भरने वाली है। फ्रैंक बिना वक्त गंवाए सभी को निकलने का आदेश देता है। पहले रस्सियां बांधी जाती हैं, फिर कार्ल की गर्लफ्रेंड विक्टोरिया को ऊपर चढ़ने के लिए कहा जाता है, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज होता है कि वो खुद को संभाल ही नहीं पाती। हालात बेहद खतरनाक हो चुके थे। उसी वक्त रस्सी को थामे हुए पत्थर अचानक ढीला पड़ गया। ल्यूक ने तुरंत अपने शरीर से उसे रोकने की कोशिश की। जोश की मदद से विक्टोरिया किसी तरह ऊपर चढ़ने में सफल हो जाती है, लेकिन बाढ़ अब और भी भयानक रूप ले चुकी थी। तेज बहाव में ल्यूक बेहोश हो जाता है। जोश तुरंत उसका पैर पकड़ लेता है, लेकिन पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि उसका आधा शरीर सुरंग के अंदर खींच जाता है। अगर वो नहीं छोड़ता तो खुद भी मर सकता था। तभी फ्रैंक तेजी से आगे बढ़ता है और जोश को खींच कर बचा लेता है, लेकिन अब गुफा का मुख्य रास्ता बड़े पत्थरों से पूरी तरह बंद हो चुका था। यही उनका एकमात्र बाहर निकलने का रास्ता था। अब उनके पास सिर्फ एक उम्मीद बची थी, वो नई गुफा जिसे फ्रैंक ने पहले खोजा था। सभी लोग तुरंत वापस लौटते हैं और जो भी उपकरण बचा सकते हैं इकट्ठा करते हैं। फ्रैंक जूडी के पास जाता है और उसके शरीर से सूट उतारकर विक्टोरिया को देने की कोशिश करता है, क्योंकि ठंडे पानी में बिना सूट के जाना सीधा मौत को बुलाना है। लेकिन विक्टोरिया साफ मना कर देती है। वो एक मरे हुए इंसान के कपड़े पहनना नहीं चाहती। फ्रैंक उसे मजबूर नहीं करता। वो जानता है हर इंसान अपनी किस्मत खुद चुनता है। इसी दौरान जोश को ल्यूक बेहोश हालत में मिलता है। फ्रैंक जांच करता है और समझ जाता है कि उसकी कई हड्डियां टूट चुकी हैं। वो अब बच नहीं सकता। जिंदा रहना उसके लिए अब सिर्फ दर्द है। फ्रैंक अपने साथियों को जोश को लेकर आगे बढ़ने के लिए कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका बेटा आगे होने वाली चीजें देखे। फ्रैंक समझ चुका था ये हत्या नहीं बल्कि मुक्ति है। ऐसे एडवेंचर करने वाले लोग पहले से जानते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा, और वो मौत से नहीं डरते बल्कि इस बात से डरते हैं कि उनकी वजह से दूसरों की जान खतरे में पड़े। ल्यूक की आंखों में वो दर्द और विनती साफ दिख रही थी और फ्रैंक ने उसकी इच्छा का सम्मान किया। इसके बाद सभी लोग तैयार होकर आगे बढ़ते हैं। फ्रैंक उन्हें निर्देश देता है कि वे पास पास रहें और विक्टोरिया को पीछे रहने के लिए कहता है। ये फैसला सुनने में भले ही कठोर लगे, लेकिन यही सही था। यहाँ तक कि कार्ल भी इस फैसले से सहमत हो जाता है। कुछ ही देर में वे एक संकरी सुरंग तक पहुँचते हैं। एक एक करके सभी लोग पार हो जाते हैं, लेकिन जब विक्टोरिया की बारी आती है तो उसका उपकरण पत्थरों में फंस जाता है। वो कमजोर पड़ चुका था, उसे हिलाने की ताकत नहीं बची थी। घबराहट में उसकी ऑक्सीजन तेजी से खत्म होने लगती है। फ्रैंक उसकी मदद के लिए आगे बढ़ने ही वाला होता है कि अचानक विक्टोरिया खुद ही बाहर निकल आता है। उसका सामान भी सही सलामत होता है, लेकिन ठंडे पानी की वजह से उसका शरीर जवाब देने लगा था। थोड़ी दूरी पर एक नई गुफा दिखाई देती है। कार्ल सबसे पहले पानी से बाहर निकलता है और उस विशाल जगह को देखकर हैरान रह जाता है। बाकी लोग भी बाहर आते हैं और तुरंत विक्टोरिया को गर्म रखने की कोशिश करते हैं। उसके कपड़े उतारकर उसे थर्मल कंबल में लपेटते हैं और कार्ल उसे पकड़कर गर्मी देने की कोशिश करता है। तभी फ्रैंक को जॉर्ज की खांसी सुनाई देती है। पहले उसे लगता है कि ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आता है कि मामला गंभीर है। वो पानी का स्तर नापने के लिए चाकू को जमीन में गाड़ देता है। कुछ ही देर में विक्टोरिया की हालत सुधरने लगती है, लेकिन जॉर्ज की हालत बिगड़ती जाती है। उसके मुंह से खून आने लगता है। फ्रैंक समझ जाता है कि अब समय नहीं है। वो तुरंत सबको आगे बढ़ने के लिए कहता है। जॉर्ज लड़खड़ाते हुए चलता है, लेकिन दिखावा करता है कि वो ठीक है, जबकि उसे पता होता है कि उसे डिकम्प्रेशन बीमारी हो गई है और अब वो ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। वो बाकी लोगों को समझाता है कि फ्रैंक ऐसा इंसान नहीं है जो किसी की परवाह न करे। कुछ साल पहले उसने किसी को बचाने के लिए 20 किलोमीटर पैदल चलकर मदद लाई थी। इतना कहकर वो चुपचाप रुक जाता है और दूसरों को आगे जाने देता है। थोड़ी देर बाद वो खून खांसता है और जब फ्रैंक देखता है कि जॉर्ज उनके साथ नहीं है तो उसे कुछ गलत होने का अंदेशा हो जाता है। वो तुरंत उसे ढूंढने वापस जाता है। उन्हें सिर्फ उसका सामान मिलता है, लेकिन जॉर्ज कहीं नहीं होता। असल में जॉर्ज खुद ही एक कोने में छिप गया था। दीवार पर उसने एक निशान बना दिया था, ये दिखाने के लिए कि वो यहाँ तक पहुँचा था। वो जानता था कि अब उसका अंत करीब है और वो अपने साथियों पर बोझ नहीं बनना चाहता था, इसलिए उसने अकेले मरने का फैसला किया। फ्रैंक के लिए ये सब आसान नहीं था, लेकिन एक लीडर होने के नाते वो अपनी कमजोरी नहीं दिखा सकता था। अगर वो टूट जाता तो बाकी सभी की जान खतरे में पड़ जाती। दर्द को दिल में दबाकर सभी लोग आगे बढ़ते हैं और गुफा के आखिर तक पहुंचते हैं। वहां एक गहरा गड्ढा होता है जिसमें पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा होता है और सामने एक और रास्ता दिखाई देता है। वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें किसी तरह दूसरी तरफ जाना होगा। फ्रैंक एक रस्सी का पुल बनाने का फैसला करता है। जॉर्ज, जो अब उनके साथ नहीं था, पहले इस काम में माहिर था, लेकिन अब ये जिम्मेदारी बाकी लोगों को निभानी थी। किसी तरह वे रस्सी बांधते हैं और एक एक करके पार करने लगते हैं। जब विक्टोरिया की बारी आती है
तो अचानक उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो बीच में लटक जाती है। रस्सी उसके बालों में उलझ जाती है। वो दर्द से चिल्लाने लगती है। वो हेलमेट उतारने की कोशिश करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फ्रैंक उसे संभालने की कोशिश करता है लेकिन अचानक उसके सिर की खाल का हिस्सा उखड़ जाता है। दर्द से तड़पते हुए वो चाकू निकालती है अपने बाल काटने के लिए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि खुद वही थी। उसने शुरुआत से ही गलत फैसले लिए थे। अगर वो फ्रैंक की बात मानती तो शायद बच सकती थी, लेकिन कार्ल गुस्से में आकर सारा दोष फ्रैंक पर डाल देता है। वो उसे निर्दयी और बेरहम कहता है। जोश भी अपने पिता को समझ नहीं पाता। कैसे वो इतने शांत रह सकते हैं जब उनके साथी एक एक करके मर रहे हैं। फ्रैंक कोई सफाई नहीं देता क्योंकि उसका काम बहस करना नहीं बल्कि टीम को जिंदा बाहर निकालना है। थोड़ी देर आराम करने के बाद अब सिर्फ 3 लोग बचे होते हैं। वे आगे बढ़ते हैं और एक पानी से भरी जगह तक पहुंचते हैं। विक्टोरिया के गिरने से उनका ज्यादातर सामान खो चुका होता है। अब उनके पास सिर्फ एक ही डाइविंग सेट बचा था। फ्रैंक फैसला करता है कि वो खुद पानी में जाकर रास्ता ढूंढेगा और अगर बाहर निकलने का रास्ता मिला तो वो बारी बारी से बाकी दोनों को लेकर जाएगा। लेकिन जैसे ही वो तैयारी करता है, कार्ल अचानक उसका उपकरण छीन लेता है और खुद ही पानी में कूद जाता है। फ्रैंक समझ जाता है कि अगर कार्ल चला गया तो वो कभी वापस नहीं आएगा। वो तुरंत उसके पीछे कूदता है और उसका पैर पकड़ लेता है, लेकिन बिना ऑक्सीजन के वो ज्यादा देर टिक नहीं पाता। आखिरकार मजबूर होकर उसे कार्ल को छोड़ना पड़ता है और अब उसके पास सांस लेने का कोई जरिया भी नहीं बचा। अब तक हमेशा मजबूत रहने वाला फ्रैंक भी इस पल टूट सा गया था, जैसे उसने अपने अंत को स्वीकार कर लिया हो। लेकिन जोश हार मानने वालों में से नहीं था। उसे एक जगह चमगादड़ों की बीट दिखाई देती है और वो समझ जाता है कि यहाँ कहीं न कहीं हवा का रास्ता जरूर है। यही उनकी आखिरी उम्मीद थी। दोनों तुरंत उस संकरे रास्ते में घुस जाते हैं। सुरंग बेहद तंग और सीधी ऊपर की तरफ जा रही होती है। उन्हें अपने हाथ पैरों के सहारे धीरे धीरे चढ़ना पड़ता है। इस मुश्किल सफर के दौरान पिता और बेटे के बीच की दूरी भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। वो अपनी माँ की पसंदीदा कविता गुनगुनाने लगते हैं, दर्द के बीच भी मुस्कुराने की कोशिश करते हुए। जैसे ही वे ऊपर पहुंचने वाले होते हैं, फ्रैंक अपने कंधे पर जोश को उठाकर बाहर निकालता है। इसी दौरान दोनों के रिश्ते में एक नई गर्माहट आ जाती है। सच तो ये था कि जोश ने कभी अपने पिता से नफरत नहीं की। जब उसे तूफान के बारे में पता चला तब भी उसने खुद की जान जोखिम में डालकर वापस जाकर उन्हें बचाने का फैसला किया। वो अपने पिता के दिए उस दांत वाले लॉकेट को भी हमेशा पहनकर रखता था, भले ही उसे वो पसंद नहीं था। असल में वो सिर्फ अपने पिता को समझ नहीं पाया था, लेकिन अब इस मौत के मुंह में खड़े होकर उसे सब समझ आने लगा था। थोड़ा आराम करने के बाद दोनों फिर आगे बढ़ते हैं। तभी फ्रैंक के हेलमेट की लाइट बंद हो जाती है और चारों तरफ घना अंधेरा छा जाता है। लेकिन तभी दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई देती है और वे उसी दिशा में बढ़ते हैं। सामने एक विशाल गड्ढा होता है, लेकिन वहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन लगता है। तभी उनकी नजर एक टूटी हुई उभयचर गाड़ी टैंक जैसी पर पड़ती है। इसका मतलब था कि समुद्र अब ज्यादा दूर नहीं है। रात होने तक वे वहीं रुकते हैं और उस गाड़ी के बचे हुए ईंधन से एक छोटी सी लैंप बना लेते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ी ही दूर उन्हें एक नदी मिलती है और उसके किनारे कार्ल द्वारा लिया गया ऑक्सीजन उपकरण पड़ा होता है। तभी कार्ल सामने आता है। वो बताता है कि उसे रास्ता मिल गया था, लेकिन ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से वो वापस नहीं जा सका। लेकिन फ्रैंक उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। वो आगे बढ़ता है और जल्द ही उन्हें विक्टोरिया की लाश मिलती है। फ्रैंक बिना वक्त गंवाए उसका ऑक्सीजन सिलेंडर ले लेता है, क्योंकि अब जिंदा रहना ही सबसे बड़ा मकसद था। आगे बढ़ते हुए वे एक पानी से भरे इलाके तक पहुंचते हैं। जोश पानी के नीचे जाकर एक संकरी सुरंग ढूंढ लेता है। अब उनके पास बस इतना ऑक्सीजन था कि वे बारी बारी से सांस लेते हुए उस रास्ते को पार कर सके। तभी अचानक कार्ल पीछे से हमला करता है। अपने पिता को खतरे में देखकर जोश का गुस्सा फूट पड़ता है। वो लैंप उठाकर कार्ल पर फेंकता है और फिर उसे पकड़कर पानी में डुबो देता है। गुस्से में वो उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन आखिरी पल में खुद को रोक लेता है। जैसे ही वो फ्रैंक के पास लौटता है, उसकी नजर पड़ती है। फ्रैंक की पीठ एक नुकीले पत्थर से बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी। वो अब बच नहीं सकता था। कार्ल फिर से उसे भड़काने की कोशिश करता है, कहता है कि फ्रैंक की वजह से ही सब मरे हैं। लेकिन इस बार जोश अपने पिता के साथ खड़ा रहता है। वो साफ कह देता है, हम आज जिंदा हैं तो सिर्फ इनकी वजह से। कार्ल चुप हो जाता है। उसे अपने किए का एहसास हो चुका था। वो बिना कुछ कहे पानी में कूद जाता है और हमेशा के लिए गायब हो जाता है। कार्ल के जाने के बाद फ्रैंक जोश से कहता है कि उसे पानी में छोड़ दे। ये उसका इस दुनिया से आखिरी विदा लेने का तरीका था। उसे पता था कि अब वो नहीं बचेगा और वो अपने बेटे पर बोझ नहीं बनना चाहता था। इस पल जोश पहली बार अपने पिता के दर्द को समझ पाता है। किसी अपने को अपने हाथों से खो देना खुद मरने से भी ज्यादा तकलीफ देता है, लेकिन जिंदगी ऐसी ही होती है। हम अक्सर सच तब समझते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। फ्रैंक धीरे धीरे अपनी आखिरी सांसें लेता है और
और उसकी जिंदगी वहीं खत्म हो जाती है। जोश अपने पिता को पानी में छोड़ देता है और एक आखिरी बार उन्हें गले लगाकर उनके माथे को चूमता है। अब वो बिल्कुल अकेला था, लेकिन जिंदा रहने की उम्मीद अभी भी बाकी थी। वो आगे बढ़ता है और रास्ते में कार्ल की लाश को देखता है, लेकिन बिना रुके आगे निकल जाता है। तभी उसका दिया हुआ दांत वाला लॉकेट हल्की रोशनी देने लगता है। जो कभी उसे बेकार लगता था, वही अब उसकी जिंदगी बचाने वाला बन चुका था। लेकिन किस्मत अभी और इम्तिहान लेना चाहती थी। उसका ऑक्सीजन भी खत्म होने लगता है। वो चट्टानों से निकलते छोटे छोटे हवा के बुलबुलों से किसी तरह सांस लेने की कोशिश करता है, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं चल सकता था। आखिरकार वो बेहोश हो जाता है। उसी धुंधलेपन में उसे अपने पिता की आवाज सुनाई देती है। वही जानी पहचानी आवाज उसे झकझोर देती है। वो अचानक होश में आता है और ऊपर की तरफ देखता है, और फिर उसकी आंखों के सामने पहली बार तेज सूरज की रोशनी चमक उठती है। वो आखिरकार बाहर आ चुका था। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। असल जिंदगी में लोग अक्सर एक्सट्रीम स्पोर्ट्स को बेवजह का खतरा समझते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इन लोगों से ज्यादा कोई भी जिंदगी और प्रकृति की कदर नहीं करता। हर खतरनाक कदम के पीछे सटीक प्लानिंग, टीम वर्क और हिम्मत होती है। ऐसे हालात में इंसान अपनी असली ताकत को पहचानता है, डर के बीच भी शांत रहना सीखता है और निराशा में भी उम्मीद ढूंढना सीखता है। यही इस सफर का असली मतलब है, जिंदगी को समझना, उसे महसूस करना और उसकी असली कीमत जानना।